अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। इसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली वो औरत की प्यार की भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो केवल एक आदमी बना है साहब कि तो मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रखना है देशभक्ति। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना है देशभक्ति, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में, नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं जनाब, ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने राष्ट्र और अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, और ये कब्रिस्तान तेरा है। परंतु एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करहा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे होते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनकी जिम्मेदारी थी अपने राष्ट्र, अपने परिवार और अपने देश के आशाओं को बांधे रखने की, वो युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से ऑनलाइन वीडियो को अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका का मेरा रोजगार ने भारत का भविष्य तबाह कर दिया है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूरत में लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को ज्ञान दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देने के चुक है तो जीते ही रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति, यही है सच्चा राष्ट्र। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। एक वैचारिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। बल्कि मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए कि पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। इस शैक्षिक बीमारी में हमारे समाज में मुझे नजर आती है। और बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारी तरफ IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षा संस्थान है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ दिया जाता है। और मैं बता दूं कि शैक्षिक बीमारी की जो जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज के शिक्षित वर्ग का ही बिल्ली के रास्ता काटने में खड़े हो जाना, अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में जाति का निरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पे बात होगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बढ़ाएगा। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं अभी तो ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और असल मायने में जब राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक
ईमानदारी से कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब तक हम सब, मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, चलो करें राष्ट्र निर्माण इसे देशभक्ति से सींचकर। कुछ नहीं होगा मेरे मन से अचीव कर, कुछ नहीं होगा मेरे मन से अचीव कर, चलो करें राष्ट्र निर्माण दूसरों से सीखकर, दूसरों से सीखकर। मेरी वाणी पर जरूर कीजिएगा विचार। मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। नमस्कार।